नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का स्वागत है। बिहार से वाले सहायक परीक्षा के लिए स्पेशल जीके सीरीज हमारे चैनल पर चल रहा है। तो इसका आज हम सब पार्ट 15 डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 14 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 टू पार्ट 14 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सभी वीडियो को लिंक दिए गए हैं, वहाँ से देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगती है आप अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की किस ग्रंथ में शुंग वंश के संस्थापक, देखिए पहले तो यहाँ जानिए कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र। ठीक है, इनके बेटे की प्रेम कहानी जो वर्णित है वो किस में है? तो माल विकाग्निमित्रम में है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास। ठीक है, माल विकाग्निमित्रम जो है ये पुष्यमित्र शुंग के बेटे की प्रेम कहानी इसमें वर्णित है। सम्राट अशोक के राज देशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया? तो ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, सबसे पहले लिपि किसने पढ़ी थी? जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ी थी, और राज देशों का सबसे पहले विकुटन इसी के द्वारा किया गया था। दक्षिण भारत में उच्च शिक्षा केंद्रों के रूप में जाना जाता था, तो था घटिका। ठीक है, दक्षिण भारत का घटिका जो था वो उच्च शिक्षा केंद्रों के रूप में जाना जाता था। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एरीपति थी। एरीपति क्या थे? तो ये दक्षिण भारत में भूमि का एक विशेष वर्ग जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। ठीक है, क्या होता था कि दक्षिण भारत में जो भूमि का एक विशेष वर्ग है जिससे कि मिलने वाला राजस्व है वो अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया जाता था। ठीक है, किया जाता है। मध्ययुगीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट शब्द को संदर्भित करता है। तो भूमि की सिंचाई में उपयोग किया जाने वाला जल चक्र। ठीक है, मध्ययुगीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अगर देखें तो अर्घट जो था वो क्या था? भूमि की सिंचाई में उपयोग किया जाने वाला जल चक्र। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्ति राजनैतिक इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना किसका व्यवसाय था? तो ये मगधों का था। किसका? मगधों का। किस राजा के निधन पर कवि ने आधा धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती इस प्रकार की कविता से शोक प्रकट किया? तो ये भोज परमार ने किया था। ठीक है, भोज परमार के निधन पे कवि ने आधा धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती इस प्रकार की कविता से शोक प्रकट किया था। ठीक है, भोज परमार के मृत्यु पर। जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम का चित्र बनाने के लिए किसे फारस भेजा था? तो बिशनदास को। ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो परुष्णी नदी पे। तो आपको कमेंट करके बताना है परुष्णी नदी का जो नवीनतम नाम है वो क्या है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है परुष्णी नदी का नवीनतम नाम या अभी जो नाम है क्या है। भगवान मनुष्य के गुणों को जानता है और उसकी जाति की जांच नहीं करता है। अगले विश्व में कोई जाति नहीं है। यह किस शिक्षा थी? किसकी शिक्षा थी? तो ये गुरु नानक की थी। ठीक है, भगवान मनुष्य के गुणों को जानता है और उसकी जाति की जांच नहीं करता है, और अगले विश्व में कोई जाति नहीं है। यह किसकी शिक्षा थी? गुरु नानक की। अगला प्रश्न देखिए, स्वदेशी और बहिष्कार किस घटना के दौरान पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? तो असहयोग आंदोलन। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन के मुख्य कारण क्या थे? देखिए सूरत का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो कब हुआ था? 1907 में, और इसी में कांग्रेस जो है विभाजन हुआ था। तो उसका कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था, और यही कारण था कि विभाजन हुआ था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना ने माना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, और इसी की योजना के द्वारा यह माना गया कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसके बाद भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में कौन वायसराय था? तो यहाँ पे निम्नलिखित तो है नहीं, तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उस वक्त जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन।
और स्थापना कब हुआ था? 1885। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए? तो शिव स्वामी अय्यर ने। भारत में जो गवर्नर जनरल का शासन था वो कब समाप्त हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस दिन हमारा देश गणतंत्र हो गया और इसी दिन से गवर्नर जनरल की जो शासन है वो समाप्त हो गई थी। अगर आपसे पूछा जाए अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, ये 1948 से 50 तक रहे थे। कौन? सी गोपालाचारी। ठीक है, चलिए आपको अगर भारतीय पूछा जाए तो याद रखिएगा, भारतीय गवर्नर जनरल। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाए अंतिम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख किससे जुड़ी है? डांडी मार्च के साथ जुड़ी हुई है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो मिंटो मार्ले सुधार था, और ये कब? 1909। ठीक है, मिंटो मार्ले सुधार 1909 के द्वारा। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसके द्वारा स्थापित की गई या किसने स्थापित की? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर आपसे पूछा जाए ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो थे बी.आर. अम्बेडकर। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है या किसमें निहित है? तो संसद में। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है यानी हटाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर पद से हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का प्रारंभ जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? नागौर में। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न कहता है नमित शर्मा बनाम भारत सरकार मामला किससे संबंधित है? सूचना का अधिकार अधिनियम से। और आपको पता है सूचना का अधिकार 2005। संविधान के अनुच्छेदों में से कौन एक उल्लंघित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो ये अनुच्छेद 100 है। ठीक है, अनुच्छेद 100 जो है इसमें एक उल्लंघित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत जो है वो निर्णायक होगा। ठीक है, वो जिसकी तरफ से वोट करेंगे, जिसको वोट देंगे वो निर्णायक होगा। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कौन कार्य कर सकता है? ठीक है, जैसे कि अभी जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी हैं, और उसी तरह से उपराष्ट्रपति जो है एम वेंकैया नायडू, अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति का जो कार्य है वो कौन करेंगे? तो भारत के प्रधान न्यायाधीश जो होंगे वह करेंगे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह भारत के प्रधान न्यायाधीश जो है वो काम करेंगे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश जो कहते हैं। चलिए, डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा वह रेखा है या फिर वह स्थिर बिंदु है जो पृथ्वी पर स्थित होती है जिसके सापेक्ष किसी ऊंचाई पर जाते हुए वस्तु की ऊंचाई अथवा गहराई की नाप की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? डेटम रेखा। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है? बकौल झील। और विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। दोनों याद रखिएगा, विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी बकौल झील और विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर झील। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? तो
तो टिटिकाका झील है, ये जो विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो है भूटान। किस देश के नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? किस देश के नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? तो है किर्गिस्तान। एडन नहर निकाला गया है दामोदर नदी से। दामोदर घाटी परियोजना आप सबको पता है, डीवीसी। भारत की मिट्टियाँ जो होती हैं उनमें से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई हैं? तो है रेगुर मिट्टी। ठीक है, रेगुर मिट्टी जो है वो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है। अंचार झील कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। दूधगंगा नदी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल की जो मंडलों की अगर बात करें या वायुमंडल के जो मंडल हैं उसके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में अगर व्यवस्थित करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए, क्षोभ मंडल यहाँ पे दिया है आपको, क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल और उसके बाद तापीय मंडल। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक वैश्विक ऊष्मन है। क्या है? वैश्विक ऊष्मन। अगला प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पति के साथ एक दलदल होने में अद्वितीय है जो एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है? तो ये कौन सा है? तो ये आपका मणिपुर में स्थित है और इसका अगर नाम की बात करते हैं तो क्या है? केबुल लामजाओ। ठीक है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। देखिए, यहाँ पे लोकटक झील भी है। लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, आपको पता होगा, और ये मणिपुर के मोइरंग शहर में स्थित है और तैरते हुए द्वीप जो है इस झील की मुख्य विशेषता है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है इसी झील में स्थित है और ये आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में भी शामिल है, आप नोट कर सकते हैं। और इस झील को लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर किसे कहा जाता है तो लोकटक झील को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केबुल लामजाओ, इसको आप थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, लामजाओ। भारत में संरक्षित क्षेत्रों में से किस श्रेणी में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? तो राष्ट्रीय पार्कों में। और किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण और आर्कटिक में बदलती है? तो यह नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछा जाए कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है तो आप कमेंट कर सकते हैं कहाँ पे है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, शॉर्ट में जाने तो एपी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे भाई? तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में। पाखुई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये भी है और आपका नामदफा भी है, इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहला समुद्री अभयारण्य जिसकी सीमा पर वाल भित्ति, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और विभिन्न प्रकार के समुद्री पक्षियों को स्थापित किया गया है तो यह चिल्का झील। ठीक है, कौन सा झील है? चिल्का झील। अगर चिल्का झील आप सबको पता है ना? चिल्का झील के बारे में हम लोगों ने देखा जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, और ये भारत की सबसे बड़ी और विश्व की द्वितीय यानी दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तकरीबन मछलियों की 225 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पारिस्थितिकी शब्द को प्रतिपादित किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो पौधों की बहुत सी संस्कृति से। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स पौधों से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग था? तो ये था द्वितीय। अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी जो है उसे हम अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? चेन्नई को। कौन सा विभाग या आयोग जो है वो सरकार से वस्तुओं के एमएसपी की सिफारिश करती है? तो यह कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, एमएसपी। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण
संबंधी संतुति जो करता है या सिफारिश करता है वो कौन करता है? तो यह भी हम लोगों ने देखा, कृषि लागत एवं कीमत आयोग जो है इसी के द्वारा किया जाता है, इसको मूल्य आयोग भी कहा जाता है। ठीक है। देश के पूरे आय और व्यय का पूरा ब्यौरा जिसे बजट कहा जाएगा, संसद के समस्त या संसद के सामने पेश करना होगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 112। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेंगे। डॉक्टर D.R. मेहता की अध्यक्षता वाली समिति किससे संबंधित थी? तो ये था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सुधार से। किस वर्ष को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडेड कहा जाता है? वो कौन सा साल है जिसको ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइडेड कहा जाता है? तो कहा जाता है 1921 को। खुला बाजार परिचालन रिजर्व बैंक में किसका अंग है? तो क्रेडिट नीति का। किसका? क्रेडिट नीति का। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड यानी URP और मिक्स रिकॉल पीरियड MRP किसकी माप है? तो यह है गरीबी की दर की। ठीक है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उन प्रश्नों को इसमें दिया गया, और इस तरह से पार्ट जो आपका 15 है यहाँ पे एंड होता है। और उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आपकी जो फीडबैक है वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो।